बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि पिछले सेशंस में आपको कुछ आइडिया हो गया होगा अबाउट ह्यूमिलिटी, माइंडसेट ऑफ ह्यूमिलिटी। इट इज़ नॉट अबाउट एनी एक्शंस। आई डू नॉट ascribe टू द आइडिया कि हम कुछ एक्शंस जो हैं उससे ह्यूमिलिटी की बात करें, और ना आई ascribe टू द आइडिया, एज मोस्ट ऑफ यू माइट नो, जो मेरे दूसरे सेशंस भी देखते रहते हैं, दैट आई एम नॉट very much in favor of the fact that we should decide about others' humility or lack of it. हमें इस चीज़ की ज़िंदगी में इस चीज़ का ना कोई फ़ायदा होना है, और ना हम इससे कुछ हासिल कर सकेंगे कि अगर हम ये जज करने लग पड़ें कि दूसरे कैसे हैं। लिहाजा एक चीज़ जो आज के इस सेशन में मैं चाहता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि ये इंडिकेटर्स, सटल इंडिकेटर्स हैं, सटल इंडिकेटर्स से मुराद ये है कि ये कुछ लतीफ़ किस्म की चीज़ें हैं, बहुत बारीक सी चीज़ें हैं जो छुपी हो सकती हैं आपसे, कि जिसको अगर हम पहचान लें तो हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हमारे अपने अंदर तो ये नहीं है, ये है जो चीज़ देखने की है। यानी ये नहीं कि आपको मैं आज और प्रॉब्ली शायद ये एक सेशन में तो ना हो सके, ये हम 2 सेशन में इसको इंशाल्लाह करेंगे। दीज आर अ फ्यू, इस पे जो मैं सोचता रहा और इस पे ऐड भी किया और चीज़ें भी देखने की कोशिश की, तो इसमें कुछ ऐसे इंडिकेटर्स सामने आते हैं कि जो हमारे अपने अंदर अगर हम पहचानने लग पड़ें तो उससे हमको फ़ायदा होगा। इसको प्लीज़ आपने बिल्कुल इस तरह इंटरप्रेट नहीं करना है दैट दे रिलेट इन एनी वे टू अदर्स। यानी आपकी नज़र में अगर ये सटल इंडिकेटर्स आ गए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल आप देखने लग पड़ें कि ये वो कर रहा है, तो इसलिए इसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए हैं, ये मुझे सीखने के लिए हैं कि क्या मैं ये फ़ील कर रहा हूँ। ये जब मैं करता हूँ, ये इंडिकेटर्स तो बिहेवियर्स हैं, लेकिन असल में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगेन वो उसके पीछे का माइंडसेट है। यानी ह्यूमिलिटी, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरी राय ये है कि ह्यूमिलिटी असल में एक माइंडसेट है, यानी जिसमें कि मैं अपने आप को एक स्ट्रेंथ की जगह पे पाता हूँ। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मेरे पास जो मैं चाहता हूँ है, या आई शुड बी ऑनर्ड, आई शुड बी रिस्पेक्टेड, आई शुड बी गिवन अ पोजीशन, मुझे प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, मेरा मेरा जिक्र होना चाहिए। ये जो एस्पेक्ट है कि जिसमें मैं सेल्फ सेंटर्ड होता हूँ, ईगोटिस्टिकल, दिस इज़ नॉट ईगोइस्टिकल, दिस इज़ ईगोटिस्टिकल, जिसमें मैं अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ। ईगोइस्ट वो होता है जो अपना फ़ायदा देख रहा होता है, अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें देखेगा कि मेरा फ़ायदा क्या है। ईगोटिस्ट वो होता है कि जो ये कह रहा है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। तो असल में ज़िंदगी की इस पूरी, अब हम जैसे जैसे आगे चलेंगे इंशाल्लाह, तो उस पर हमने बड़ी तफसील से बात करनी है कि हाउ डू वी अप्रोच लाइफ। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि देयर आर सर्टन सटल इंडिकेटर्स, जिनको मैं आपके सामने लाऊंगा जी अभी, जो कि अगर हम इनसे अवेयर हो जाएं तो अपने बारे में वी कैन स्टार्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसमें जो सबसे पहला है वो है सटल बोस्टिंग। सटल बोस्टिंग का मतलब ये है कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बात इस तरह से बयान कर रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर बड़े प्रेशर में हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं आपसे ये कहूँ अगर कि मैं आजकल बड़े प्रेशर में हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, हर आदमी मेरे से मशवरे के लिए आ जाता है, तो ये असल में एक सटल तरीका है। मैं कह तो ये रहा हूँ कि मेरे पास प्रेशर बहुत है, मेरे पास टाइम की कमी है, बट एक्चुअली नाउ दिस रिलेट्स टू माई इंटेंशन। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये पॉसिबल है कि मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो आपके लिए ये सटल बोस्टिंग, और मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बयान कर रहा हूँ, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। इसलिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या मैं जो ये बोलने लगा हूँ इसमें मैं अपनी इम्पोर्टेंस का जिक्र कर रहा हूँ, इसमें मैं अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त मेरे पास जो टाइम की कमी है वो मेरी वजह से, मेरी एबिलिटीज़ की वजह से है। व्हाट डू आई इंटेंड। ये जो इंटेंशन है इंसान की, ये चूँकि हमेशा छुपी हुई होती है, और ये अल्लाह ताला का कानून है कि छुपी रहेगी। मुनाफिकीन की मुनाफ़िकत जो है वो जब तक कि अल्लाह ताला नहीं बताएंगे तो किसी पैगंबर को भी पता नहीं चलेगी। ये जो एस्पेक्ट है, इस वजह से हम अपने बारे में जान सकते हैं कि ये जो मैंने बात की है इसमें असल मकसद क्या था। इफ़ आई एम डूइंग दैट। इसी सटल पोस्टिंग की एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये मैंने काफ़ी पोस्ट्स में देखा है कि इंसान बज़ाहिर, अगेन
ये मैं अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जो ये लिख रहा है वो उसमें लैक ऑफ ह्यूमिलिटी है. व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि ये हो सकती है, इसलिए आदमी को इससे मोहतात हो जाना चाहिए. वो ये होती है कि आदमी अपनी किसी अचीवमेंट को बयान करने के लिए ह्यूमिलिटी का इजहार कर रहा है, लेकिन मकसद बेसिकली अचीवमेंट बयान करना है. मिसाल के तौर पर वो जिस तरह से बयान कर रहा है, इसकी किसी ने मिसाल दी मुझे, तो मुझे उससे समझ में आ गई थी कि क्या व्हाट इट मीन्स कि जस्ट वांटेड. मिसाल के तौर पर इस वक्त के ज़माने में, आज के ज़माने में हम जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं, उसमें से आपने बहुत देखी होंगी पोस्ट इस तरह की कि जस्ट वांटेड टू थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स, एट द एज ऑफ 30 आई हैव मेड माई सेकेंड हाउस. अगर इस तरह की बात है तो ये भी असल में इट कैन बी सटल बोस्टिंग, अगर अंदर से जो नीयत है, जो अंदर की इंटेंशन है, वो अपनी बड़ाई बयान करना है. अपनी बड़ाई बयान करने की नीयत जब होगी तो वो चीज़ होगी सटल बोस्टिंग, अगरचे आप ह्यूमिलिटी के साथ ही बयान कर रहे हो. दूसरी चीज़ जो है जी, दैट इज़ फ्रीक्वेंटली मैंशनिंग द ग्रेटनेस ऑफ माई एंसेस्टर्स एंड रिलेटिव्स. मैं जब भी अपने किसी दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो मैं ये बताऊँ कि मेरे वालिद साहब क्या थे, मेरे दादा क्या थे, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, वो उनकी कितनी इज़्ज़त होती थी, उन्होंने कितने फ़ैसले किए लोगों के, वो गांव में क्या मकाम रखते थे, या उन फॉर इंस्टेंस ये बात कि ये पूरा शहर जो है इसको वो ओन करते थे. इस तरह की चीज़ें जो हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज, तो व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड इट? एम आई ट्राइंग टू टेल पीपल, क्या मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ वो बड़ी ग्रेट फैमिली है? वो क्या चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? जब आपकी इंटेंशन ये हो जाए कि मैं किसी ना किसी पहलू से दूसरे पर अपनी बर्तरी या अपनी ग्रेटनेस, एंसेस्ट्रल ग्रेटनेस, अपनी अचीवमेंट की ग्रेटनेस, अपनी दौलत की ग्रेटनेस, इसका इजहार करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर ख़तरा है कि मैं शायद उसका शिकार हो रहा हूँ. थर्ड थिंग इज़ फीलिंग अनहैप्पी एट अदर्स सक्सेस. एंड अगेन ज़ाहिर है कि ये भी अंदर का मामला है. आप अगर ये महसूस करते हैं कि आप दूसरों की सक्सेस पर, अगरचे हम बड़ी अच्छी तरह से मुबारकबाद देते हैं, अगरचे हम मुस्कुरा के मिलते हैं और मिठाइयाँ भी लेके जाते हैं, लेकिन अंदर से कोई बहुत खुश नहीं हो रहे होते. ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये हमारा हक था जो दूसरे ने ले लिया. बल्कि ख़ास तौर पर अगर ये आपके किसी कॉलीग के साथ हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा. यानी बिकॉज यू फील कि अगर ये उसको ना मिलता तो ये मुझे मिलता. ये है जी कंपटीशन, बेसिकली ये है वेयर यू फील कि मेरी सक्सेस का मतलब है कि दूसरा हारे, और दूसरे की जीत असल में मेरी हार है. कंपटीशन ये नहीं होता कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुसाबकत की कोशिश है, बल्कि ये है कि दूसरे की हार पर मेरी जीत मबनी है. यानी आई विल ओनली सक्सीड इफ द अदर पर्सन फेल्स और लूजेस. तो व्हेन यू फील अनहैप्पी, जब अंदर से आपको बहुत ज़्यादा खुशी फील ना हो रही हो अंदर से, वाकई के अल्लाह का शुक्र है इसको अल्लाह ताला ने ये दिया है, और ये समझना कि ये भी इसके लिए आजमाइश है और अल्लाह ताला इसको इस आजमाइश में कामयाब करे, ये वाला पूरा एस्पेक्ट जो है अगर पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर यू डोंट हैव दिस एस्पेक्ट ऑफ लैक ऑफ ह्यूमिलिटी इनसाइड यू. और ये भी जहन में रखिएगा कि ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सारे होने ज़रूरी नहीं है. इनमें से अगर आप ये नोट कर रहे हैं, या इंशाल्लाह दिस विल बी अवेलेबल इन अ फ्यू डेज़ टाइम, ये जो रिकॉर्डिंग भी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी. उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और ये देखिए, फिर अपने ऊपर कॉन्शियसली अपने आप को ऑब्ज़र्व करके देखिए कि क्या ये, एम आई फीलिंग इट दिस वे. द नेक्स्ट थिंग इज़ डिज़ायर टू अपीयर फ्लॉलेस. हमारी ये ख्वाहिश कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, या मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिसको आप कहते हैं ना परफेक्शनिज्म का शिकार होना, टू अपीयर परफेक्ट. दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, और इसके नतीजे में कुछ चीज़ें पैदा होती हैं जो इसके अंदर की चीज़ें हैं, वो भी मैं सामने ले आता हूँ अभी आपके. अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप यू शुड ऑलवेज बी सीन एज अ फ्लॉलेस पर्सन, अंदर से हम बड़ी अच्छी तरह ये जानते हैं, वी नो इट वेरी वेल कि हम में से कोई भी फ्लॉलेस नहीं है, लेकिन हम अपने फ्लॉज को फॉर वट एवर रीज़न, देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने फ्लॉ को इसलिए बचा रहा हूँ या रोक रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब मुझे डांटेंगे,
तो ये ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, ये तो दिस इज़ फीलिंग स्कैर्ड, ठीक है जी। बट अगर आपको ये ख़तरा नहीं है, तो जिस वजह से आप अपीयर कर रही हैं फ्लॉलेस, या चाहते हैं कि लोग आपको फ्लॉलेस समझें, या ये चाहते हैं कि गलती जो है वो मुझे एस्क्राइब ना की जाए, ये असल में ये वजह है जो डिटर्मिन करेगी कि आप ये लैक ऑफ ह्यूमिलिटी का शिकार हैं या किसी फियर की वजह से कर रहे हैं। फियर ऑफ फेलियर, ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा अहम है कि मैं इसका नतीजा ये निकलता है कि ये फियर ऑफ फेलियर कई दफ़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि आदमी पैरालाइज हो जाता है, वो कोई काम नहीं कर पाता। ही डज़ नॉट हैव द मोटिवेशन और द डिज़ायर और द करेज टू टेक अ स्टेप, इसलिए क्योंकि हर आदमी जो काम कर रहा है उसका इम्कान है कि उसने फेल भी होना है। तो अगर ये फियर ऑफ फेलियर है तो क्यों है, यानी वाई आर यू स्केर्ड। फॉर इंस्टेंस, एक आदमी इसलिए फियर ऑफ फेलियर का शिकार है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं यार, मैं इसको रिस्क नहीं लगा सकता, ठीक है। ये तो खुद एक हम्बल रीज़न है। बट लेट्स से एक आदमी इसलिए फियर ऑफ फेलियर का शिकार है कि मैं अगर फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे। आई वॉन्ट पीपल टू नो दैट आई एम अ वेरी disciplined, I'm a very good, I'm a very intelligent, I'm a very शार्प पर्सन। और वो जो सारा इमेज है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो जो मैंने इमेज क्रिएट किया हुआ है परफेक्शन का, वो मसला बन जाएगा। इसी का एक नतीजा एक और भी है जी, एंड दैट इज़ नीड फॉर कंट्रोल। आप ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। ये सारे के सारे जो मैं इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, आपने इनको अपने ऊपर गौर करना है जी। ये कोई इसमें कमी तो नहीं महसूस करते। डोंट डोंट थिंक अबाउट अदर्स। बहुत बहुत सारे लोगों का ख्याल आ जाएगा, आएगा ही दूसरों का, लेकिन ये है जो असल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट है कि मैंने अपनी ज़ात को देखना है कि क्या मैं इस चक्कर में परेशान तो नहीं होता हूँ। डू यू फील स्ट्रेस्ड? अगर आपकी प्लानिंग ख़राब हो जाए, अगर वो जो स्ट्रेस है वो फील हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि अगर मेरी ये प्लानिंग फेल हो गई तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है। और वो रीज़न है, वो आपको बताएगा कि क्या ये ह्यूमिलिटी की कमी से पैदा हो रहा है या ये कोई और मसला है। इन ईदर केस एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये नीड फॉर कंट्रोल जो है, ये असल में ये फरामोश करके पैदा होता है कि देर इज़ सम वन हु एल्स हु इज़ कंट्रोलिंग द होल थिंग। सारा कुछ असल में किसी और के हाथ में है। तो मैं जब अपने मेरे प्लान्स टूटते हैं, तो वो टूटते हुए प्लान्स भी असल में किसी के प्लान्स पूरे हो रहे होते हैं। और आज के लिए आखिरी चीज़ है जी कंपैरेटिव थिंकिंग। हम अपनी ज़िंदगियों में एक तो तरबियत हुई भी है हमारी कि हम अपनी अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस, अपने फेलियर्स को दूसरों के मुकाबले में देखते हैं कि कैसे जा रहे हैं हम। लेकिन कंपैरेटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि मैं दूसरों के मुकाबले में अपनी वर्थ भी लेने लग पड़ता हूँ, और ये उसका नतीजा हो जाता है। जैसे ही आप दूसरे के मुकाबले में देख रहे होते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नाकाम हूँ, या यू नो हाउ गुड आई एम, तो असल में क्या हो रहा होता है कि आप अपनी वर्थ डिटरमिन कर रहे होते हैं। आप उसके साथ बहुत ज़्यादा बैठ के कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये है जी जो हमने पहले, मैंने आपके साथ 7 आज शेयर किए हैं, आपने इन पर गौर करना है। वी विल बी टेकिंग दिस, आप इसी लिस्ट को आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। मेरा आज टाइम थोड़ा सा ओवर रन हो गया है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन कोशिश ये थी कि आज एक थोड़ी सी तमहीद भी शुरू की करनी थी दैट, और मैं फिर से इसको रीटरेट कर रहा हूँ जी कि ये आपके लिए है, दूसरों को जज करने के लिए नहीं है। हम यहाँ पर इसको रोक रहे हैं जी। कमेंट्स, क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से जी। बहुत साल पहले मुझे बड़ा एक सीरियस मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट वाज बैड इनफ, बट वाज वर्स वाज द सर्जरी व्हिच वाज टोटली मेस्ड अप हियर इन कराची। So उसकी वजह से I had to go to London, and where I was in the hospital for almost a year and underwent one surgery, two, three, four, 7 surgeries. And by the time I went after the 5th, then I thought that the doctor was going to say, okay, you can now go home. He came and he said, no, again the bone infection has come. So जब मैं वहाँ लेटी रहती थी लंदन क्लिनिक में, तो मुझे बाहर खिड़की के बाहर बड़ी आवाजें आती थी, लोग फिर रहे हैं, हंसी मजाक। तो मैं बहुत एकदम रेजिलियंस तो मेरे लिए हो गया था, बिकॉज आई थॉट कि मेरे बच्चे हैं, आई हैव टू रिकवर। बट एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड चैलेंजिंग माय फेथ। आई केप्ट सेइंग, अल्लाह आपने क्यों मुझे ये किया? मैं आई एम अ नाइस पर्सन, आई हैवंट हार्म्ड एनीबॉडी, व्हाई मी? व्हाई शुड आई हैव सफर्ड? एंड देन
continuous suffering. I'm a good person. तो इससे मुझे काफी तकलीफ हुई एंड आई सेड कि नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं छोड़ दूं, अल्लाह रहमान रहीम है, हकीम है, but why did he do this to me? And I started blaming myself. Is he punishing me for something? And I didn't get any answers. So फिर मेरे there were one or two close friends who were visiting London, and one came and I told her, and she brought me the Quran Sharif. And then she said कि देखो तुम मायूस ना हो, तुम हजरत अयूब की दुआ पढ़ो और हजरत यूनुस की दुआ पढ़ो कि उनके साथ क्या हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पढ़ा, बट आई स्टिल फील वेरी डिप्रेस्ड। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इज दिस अ नॉर्मल सॉर्ट ऑफ चैलेंज वन वुड कैन गो थ्रू व्हेन वन हैज बीन lying in a foreign country helpless through mistakes of someone else and then questioning why is God not curing me? तो ये मैं आपसे पूछना चाहती अगर इस तरह की बात हो तो इंसान अपने आप को किस तरह स्ट्रेंथ दे। एक तो ये कि रेजिलियंस के जो बच्चे हैं मस्ट गेट वेल, बट ये जो अल्लाह में ईमान में अल्लाह की तरफ से हुआ है, आजमाइश है, अल्लाह ने किया, अल्लाह शिफा देगा, इसको किस तरीके से इंसान मजबूती से समझे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? व्हाट आई जी आई थिंक सो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। आप मुझे बताइएगा कि अगर मेरा जवाब जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए ये बात जो है ना कि हम अल्लाह ताला के एक्टिव होने में, अपनी ज़िंदगी के बारे में एक्टिव होने में एक फेथ को अपने इस जगह पे रखें। गॉड इज़ एक्चुअली रनिंग माई लाइफ। जो कुछ हो रहा है वो खुदा की तरफ से आ रहा है। ये जो बात है इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि अगर सारी ज़िंदगी गुजर गई और हमने ये ना समझा हो, जो कुछ मिला उसको अपना अपना हक समझा, और जो कुछ नहीं मिला उसके बारे में शिकायत की। अगर ये हमारी ज़िंदगी रही है तो जब इतनी बड़ी आजमाइश आ जाती है, और ये अल्लाह का एहसान होता है कि आ जाती है, ये मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। ये जिस वक्त हम फेथ के ऊपर जाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि अगर हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला को हम एक्टिव नहीं कर सके ड्यू टू वट एवर रीज़न, मे बी वी वर ब्रॉट अप इन दिस वे, मे बी वी नेवर पॉन्डर्ड अबाउट इट, कि ये जो कुछ है, जो कुछ मेरे पास है, ये इस वक्त अगर ठीक सांस आ रही है, ये इस वक्त अगर मैं एक कंफर्टेबल जगह पे बैठा हूँ, कमरा मेरा कंफर्टेबल है, उसमें आबो हवा ठीक है, अगरचे बहुत सारे लोग झुग्गियों में बैठे हैं, धूप के डायरेक्टली धूप के अंदर बैठे हैं, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता उनके उनके लिए, कम से कम इतना कर सकता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मुझे दिया हुआ है, वो अल्लाह ताला ने, इट्स नॉट फॉर समथिंग दैट आई डिड फॉर हिम। ये इसलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि मैंने कुछ किया है, ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये आजमाइश है। इसको हमने आइंदा बड़ी डिटेल में इस टॉपिक को लेके आना है कि ये जो सबसे ज़्यादा हम ज़ुबान ज़दे आम चीज़ है ना जी, हम बहुत बोलते बहुत हैं, बल्कि ये सिर्फ मुसलमान नहीं बोलते, अक्सर मैंने देखा है, अक्सर मज़हब के मानने वाले ये कह रहे होते हैं कि ज़िंदगी आजमाइश है, लेकिन वो इसी को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। यानी लाइफ एज अ टेस्ट इज़ समथिंग वी हैव नेवर रियली इंटरनलाइज्ड। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बोला है, ये इतना बोला है कि आप उसको सोच नहीं सकते। आप सोचिए ना ज़रा कि जितने भी लोगों से आप मिलते हैं वो यही सोच रहे होते हैं। अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि दे हैव नेवर रिकग्नाइज्ड इट, ये ज़िंदगी आजमाइश है। उनको जैसे ही कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो वो ये समझते हैं कि यहाँ पर अब जाती हो गई है, वाई डिड आई डिज़र्व दिस, ये सवाल पैदा हो जाता है। ये सवाल उस वक्त नहीं पैदा होता अनफॉर्चुनेटली कि जिस वक्त अल्लाह ताला के एहसानात के साथ हम जी रहे होते हैं कि वाई डिड आई डिज़र्व दिस, हु अलाउड मी, ये मेरे साथ क्यों हुआ। यानी गोलियां तो बहुत सारे लोगों को, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में तो कितने ही लोगों को गोलियां लगी हुई हैं, एंड दे हैव डाइड। सरों पे लगी हुई हैं, कंधों पे लगी हुई हैं, दिलों पे लगी हुई हैं। अल्लाह ताला ने जो जिस चीज़ को इस वक्त आपको मौका दिया वो ये है कि ये जो सिचुएशन से गुजार कर वो जो ज़िंदगी में आपको खुदा को एक्टिव करना था, अगर वो आराम में नहीं हो सका तो इसमें कर लें। इसलिए कि अल्टीमेटली मैंने इस दुनिया को छोड़ के जाना है और उसी के पास जाना है। ये जो एक एक दिन मैसर है ना जी, अभी ये चाहे 5 दिन रह गए हैं या 10 दिन रह गए हैं या 500 रह गए हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक एक दिन जो मैसर है उसको खुदा की उस कुर्बत के लिए यूज़ करें, एंड यू विल सी कि ये जो आजमाइश पड़ी मेरे अंदर,
ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग साबित हो गई मेरी आखिरत के लिए। अगर ज़िंदगी ही पर नज़र है, अगर ज़िंदगी ही देख रहे हैं आप, तो फिर इट्स अ डायर स्टेट, अनफॉर्चुनेट। फिर तो आपके साथ सिर्फ कॉन्सोलेशन दी जा सकती हैं जी, कॉन्डोलेंसेज किए जा सकते। बहुत अफसोस है जी, बहुत अफसोस, क्या कर सकते हैं। इसलिए कि ये दिस वाज सो बैड, दिस वाज सो बैड व्हेन यू लुक एट द होल पिक्चर। Then I started blaming myself कि मैंने कहीं गलती की है. That was the thing. Then I sort of said, क्या मैंने किया to have deserved this? ये जो एक गिल्ट लेटे लेटे पलंग पे होने लग ये गया, सारी चीज जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट है, मैंने अभी punishment है. आपसे कहा, अभी आपसे गुजारिश ये की है, इसको अच्छी तरह से समझिए। मैंने अभी ये गुजारिश की कि ये चीज़ जितनी ज़्यादा बोली जाती है उतनी ही कम समझी जाती है। ये बात कि हम दुनिया, ये ज़िंदगी हमारी आजमाइश है, ये जितना हम बोलते हैं उतना ही कम समझते हैं। देखिए, अभी आपने कहा कि पहले मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ क्यों किया, फिर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये यकीनन मेरे किसी किए का अमल का कोई सज़ा है। ये दोनों ही गलत हैं बात। वो जो आपको मिला था वो कोई जज़ा नहीं थी, और जो आपको तकलीफ़ में डाला गया वो कोई सज़ा नहीं है। ये दुनिया तो आजमाइश की जगह है। इसमें आपको एक हालत से दूसरी हालत में और तीसरी हालत में और चौथी हालत में डाला जाएगा, और बेसिकली यू विल अर्न योर हेयर आफ्टर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशंस दैट यू फेस। ये ज़हन में रखिएगा, ये तकलीफ़ आपके लिए आसानी का बायस नहीं बनेगी। आपकी इस तकलीफ़ पर आपका रिस्पॉन्स आपके लिए आसानी का बायस बनेगा, जो आपने किया होगा। तकलीफ़ तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तकलीफ़ कोई आपने चूज़ तो नहीं की। तो जिस वक्त मैं उस तकलीफ़ पर अच्छा रिस्पॉन्स देता हूँ, तो फिर वो बात बिल्कुल 100% ठीक है कि तहूरुन इंशाअल्लाह। ये मेरे लिए जो गलतियाँ हुई होंगी, जो अल्लाह ताला की तरफ से जो हकूक़ मैंने तल्फ़ किए होंगे या किसी और को किए होंगे, तो अल्लाह ताला मुझे इसके ज़रिए से शायद पाक कर देगा। बट माई रिस्पॉन्स इज़ वॉट विल डिसाइड, इट इज़ नॉट द सिचुएशन। बदतरीन मुश्किल में भी ये हो सकता है एक आदमी जो है वो वावेला ही करता है, वो फौत हो जाए, तो इस पर तो कोई अजर नहीं मिलेगा उसको असल में अपने आप को ठीक करके इस जगह पे लेके आना है कि मैं बंदा हूँ, मेरा रब मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। कभी अच्छे हालात में, देखिए प्रॉब्लम ये है अनफॉर्चुनेटली कि हम अच्छे हालात को आजमाइश समझते नहीं हैं। उस वक्त हमें ये लगता है कि ये तो हमें इनाम मिल रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्यों मिल रहा है, कभी इस पर गौर ही नहीं किया। हमें वो जब प्रॉब्लम आती है तो हमें लगता है ओह यहाँ पर अब अल्लाह ताला ने पकड़ लिया। नहीं, पकड़ नहीं लिया, अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। डू योर बेस्ट हियर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जब कोई पर्सन इस तरह से मतलब अपनी लर्निंग कर रहा हो, चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा हो, तो उसके बाद उस पर एक खामोशी तारी होती है, और वो जो खामोशी होती है वो थिंकिंग की होती है ना। तो आई एम फेसिंग दैट चैलेंज कि मैं थोड़ी खामोश होती जा रही हूँ, तो इसका ना मेरी जॉब पे बहुत बुरा इफेक्ट आ रहा है। उससे ये हो रहा है कि लोग मेरे इर्द गिर्द मेरी खामोशी के मीनिंग्स निकालते हैं, तो जिसको मैं सम टाइम नोटिस नहीं करती, सम टाइम, लेकिन सम टाइम मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ तो एनवायरनमेंट ऐसा है कि एचओडीज कहते हैं कि आप अपने आप को जो आप हैं उससे बढ़कर बताएं, तो फिर आपका इम्प्रेशन अच्छा होता है। और मैं एक ऐसे थिंकिंग प्रोसेस में चल रही हूँ जिसमें मुझे, जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नथिंग। तो आप बताएं ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये मैंने पिछली दफ़ा जब बात की थी ना जी, ये जो रेज्यूमे लिखने की बात की थी, कि ये हमारी एक सोशल ट्रेडिशन है कि जिसमें हमें कॉन्फिडेंस, यानी बल्कि कॉन्फिडेंस में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का इजहार करके तो हम वी आर मेड टू फील दैट वी डिड द राइट थिंग। वो जो अचीवमेंट्स नहीं भी हैं उनको भी अपने सर ले लेना चाहते हैं हम, लेकिन हकीकत तो ये नहीं है। आप अपने आप को ये याद कराइए कि मैं जो कुछ हूँ वो असल में जो कुछ हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कम है या ज़्यादा है, जो कुछ भी हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई उन अपॉर्चुनिटीज़ के नतीजे में है। यानी जो कुछ आज आपको मैसर है, जो कुछ डिग्रीज आपके पास हैं, वॉट एवर यू हैव अटेन्ड इन लाइफ, वो असल में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई आपके घर वाले जो थे वो इतने वेल टू डू नहीं थे, लेकिन फिर भी यानी वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिली हैं वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही। इसके नतीजे में यू हैव अचीव्ड सम थिंग्स।
तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जिसने दी हैं वो इन पूरे हालात को बदल भी सकता है। जिस बेसिस पर वो जो स्ट्रेंथ्स है मेरी, वट एवर दो स्ट्रेंथ्स आर, वो स्ट्रेंथ कल ख़त्म हो सकती हैं। ये ह्यूमिलिटी अंदर की है। इसके बाद आपसे अगर ये तकाजा है कि वो लिखें, मैं देखिए HOD अगर ये कहते हैं कि आप इस तरह से प्रेजेंट करें, तो HOD को मतलब किधर प्रेजेंट करें, किसको प्रेजेंट करना है? क्या लोगों के सामने प्रेजेंट करना है आपको? क्या इसके नतीजे में वो समझेंगे कि बात ठीक है, जो ये कह रही हैं ये ठीक है? क्या दूसरे ये नहीं कर रहे हैं? आर वी ऑल नॉट एग्जेजरेटिंग व्हाट वी आर? आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच आई हैव कम्प्लीटली, मेरे से कभी एक वो पूछता है ना कि आपके ख्याल में इससे मसला हल हो जाएगा, मैं आई डोंट नो। ज़िंदगी तो अनसर्टन है, रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये हमें कोशिश करनी है, इसको ट्राई करना है, अनसर्टनिटी के अंदर रहते हुए ट्राई करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो चीज़ आपकी अखलाक पर किसी भी लिहाज से बुरा असर डालती है, वो कम अज़ कम आपको मालूम ज़रूर होनी चाहिए। यानी ये नहीं मैं कह रहा कि वो करें या ना करें, ये तो आपका फ़ैसला है, ये एक अलग चीज़ है। माइंडसेट आपका ठीक होना चाहिए कि इफ़ यू आर मेड टू लेट्स से राइट दैट आई डिड दिस एंड आई अचीव दिस, तो आपके दिल में तो ये ख्याल आए, वो जो मैंने लास्ट टाइम कही थी ना जी एक्सरसाइज, कि कम से कम एक पैरेलल रेज्यूमे बनाएं अपने लिए जो आपकी नज़र के लिए हो, सिर्फ कि ये जो मेरी सारी अचीवमेंट्स मैंने इसमें लिखी हैं, इसमें कितना एक्सटर्नल सिचुएशंस का, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का रोल था, वो ना होते तो मैं ये कर ही नहीं सकती। कम से कम अपने लिए ये रेज्यूमे ज़रूर बनाएं। जी बेटा नौरीन, आपको मेरी बात समझ में आई है जी? जी सर, जब हम खुदा को, क्रिएटर को जानने की जर्नी पर चलते हैं ना, तो हकीकत में हमें खामोशी लग जाती है। इतना कुछ है जानने के लिए, सोचने के लिए। तो लेकिन फिर सोसाइटी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है उस वक्त। सोसाइटी में सरवाइव करना क्यों मुश्किल होता है? यानी देखिए कुछ टाइम के लिए हो जाएगा, लोगों से बामकसद बात भी करेंगे आप, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं होगी बात। यहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं हम इसी तगोदौ में हैं, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक भी दे, आगे भी बढ़ाए। ये हर एक की अपनी पर्सनल प्रोक्लिविटीज़ भी होती हैं जी। आपको अगर नहीं करने का दिल कर रहा बात, यानी क्यों नहीं करने का दिल कर रहा, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। यानी डू यू फील दैट ये मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन हैं इसलिए नहीं कर रहा? ये सारी चीज़ें जो ये फिर डायग्नोज होनी चाहिए। ये ह्यूमिलिटी का तकाजा नहीं है कि आप चुप कर जाएं। मेरी यस सर, आवाज आ रही है? मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है तो ठीक है, ठीक है, देन कीप योर सेल्फ आउट ऑफ दैट। आप कोई अपना काम शुरू कर दें। वो कहते हैं कि आप बात नहीं करते, तो नहीं, मैं इसमें मतलब क्या ज़रूरत है बात करने की? इस पर हम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे आइंदा कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट शुड बी अंडरटेकन इन कॉन्वर्सेशन, जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। बाकी रह गई ये बात कि लोगों ने बातें करनी है, उनको जज ना करें, दैट विल नॉट बेनिफिट अस। वो जो कुछ कर रहे हैं, हम उस जगह पे रहे हुए हैं, आई हैव बीन देयर, मैं वो बातें करता रहा हूँ। ये भी एक हम्बलनेस, एक ह्यूमिलिटी का तकाजा है कि मैं ये समझूं कि मैं आज जिधर पहुंचा हूँ वो सिर्फ अपने तौर पे नहीं पहुंचा हूँ, खुदा की तौफीक है तो पहुंचा हूँ। यानी ये कोई इस तरह नहीं है कि मैं इसको डिज़र्व करता था, नहीं। आई विल कीप ट्राइंग और आई विल कीप होपिंग कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अगर उसने हिदायत दी है या अभी नहीं दी तो अल्लाह ताला दे दे, वो हिदायत भी दे दे। इसको लेके अपनी ज़िंदगी के एटीट्यूड, मैं तो इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि इट इज़ द माइंड सेट, इट इज़ द माइंड सेट, आपके अंदर क्या चल रहा है। ये जो आज ही मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं, ये बेसिकली इससे रिलेटेड है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इस पर गौर करें। हो सकता है कोई दूसरी रीज़न हो, इट इज़ नॉट, मे बी नॉट लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, तो वो फिर कोई गलत बात नहीं, ये कोई अमल गलत नहीं है सारे। लेकिन अगर ये हैं तो फिर इसका चांस है कि ये गलत जगह से उठ रही है, इस वजह से होशियार रहें। जी जैन साहब, अब आप अपना सवाल कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अच्छा। जी आपके प्रेजेंटेशन में मैं समझ तो गया हूँ पूरी बात। आ, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो या वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, हम भी कभी हम इस तरह के सिचुएशंस में अपने आप को शामिल कर देते हैं या किसी और से इंटरेक्शन में होता है। लेकिन अक्सर मैंने गौर किया है कि जो सिबलिंग्स होते हैं ना, हम लोग आपस में, ये एहसास बरतरी, यानी I think to start with, we try to become individuals, so we compete.
एक फैमिली से होते हुए एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होते होते एक दौर ये भी आ जाता है कि ये इंडिविजुअलिटी से बढ़कर एहसास बरतरी और एक दूसरे से मुकाबला, ये जैसे आपने कहा कि कोई किसी तरह मुझसे नीचे रह जाए ताकि मेरा ग्राफ ऊपर रह जाए। तो इसमें इसमें अक्सर जो सिबलिंग्स में हम में कॉन्वर्जेशंस होते हैं ना, वो कॉन्वर्जेशंस बढ़कर सेल्फ ब्रैगिंग में आ जाते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे उस बच्चे ने ये अचीव किया, मेरी इस बच्ची ने ये अचीव किया है ना। उसमें एग्जैजरेशन होता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, मैं अपने आप को अलग करके बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो मेरा आपसे सवाल एक ये है कि सोल्यूशन, इफ आई एम सिटिंग विद अ कपल ऑफ सिबलिंग्स, से फॉर एग्जांपल आपस में बैठे बात करें, अब if one of us gets carried away and repeatedly brags about my children or what I have achieved, or तो इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, कैसे बचा जाए? देखिए मेरे ख्याल में हमको जो चीज़ करने की ज़रूरत है इस तरह के सिचुएशन में, वो जो विशेस साइकिल क्रिएट हो गई है, अगर आप उसको विशेस साइकिल समझते हैं तो फिर उससे अपने आप को निकाल लें। विशेस साइकिल जो है उसमें मेरा जो उसको पुश है ना, वो ना मिले। लेट मी बी नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, गेट आउट ऑफ इट। आई डोंट थिंक दिस इज़ इन एनी वे अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। और ये तो बहन भाइयों का मामला है, वो क्या आप ये कहेंगे जी जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे बच्चों को जो कुछ भी बनाया है उसका फजल है, और कल को जिधर अल्लाह ताला ने पहुंचाना है उधर ही वो पहुंचेंगे। मेरी प्लानिंग धरी की धरी रह जानी है कि जिस वक्त खुदा के फैसले आने हैं। ये एहसास अगर आपके अंदर है तो फिर इसको बोल भी दीजिए। इसके नतीजे में शायद किसी के दिल में भी बात उतर आए कि असल में समथिंग दैट वी शुड नॉट बी ब्रैगिंग अबाउट, समथिंग वी शुड नॉट बी बोस्टिंग अबाउट, इसलिए कि हमारा कंट्रोल तो कुछ भी नहीं है। हमारा कंट्रोल तो अपनी अगली सांस पे नहीं, अपने बेटे की अगली सांस पे मैं कंट्रोल नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं बोस्ट करना ज़रूर समझता हूँ, उसको दूसरे से बड़ा बनाना चाहता हूँ। ये एस्पेक्ट पैदा हो जाए शायद, और वी गेट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल। इसमें एक थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा डीपर जाऊंगा। अब मिसाल के तौर पे 6-8 सिबलिंग्स है, तो प्रॉब्लम यहाँ भी होती है ना मोहित साहब की, जब कोई सबसे छोटा होता है तो वो कल्चरली, इंडिया पाकिस्तान का जो कल्चर है, वो बड़ों को कुछ राइट्स मिले हुए होते हैं रिगार्डलेस। भाई तुम छोटे हो, तुम कैसे कर सकते हो, मैं बड़ा हूं भाई, मैं गलत नहीं हो सकता, ये आप समझ रहे हैं ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में वो छोटा जो होता है या छोटी जो होती है लड़की, वो कैसे कहे फिर? अगर वो कहे तो फिर ऑफेंसिव लिया जाता है फिर, या फिर खामोशी से हट जाए वहां से, या कॉन्वर्जेशन को, आई एम जस्ट आस्किंग। मैं ये समझता हूँ जी कि इसमें आपको किसी को भी गलत कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाला कल्चर भी है तब भी आप ये कहेंगे जी आप जो बात फरमा रही हैं मैं सर आँखों पे, लेकिन ये मेरी वैल्यूज़ नहीं है। अब मैं इस चीज़ में मुकाबला नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ में मुकाबला करना चाह रहा हूँ कि हम आखिरत में कौन लोग कितने कामयाब होते हैं, इसकी कोशिश है। मेरी तवज्जो उस तरफ को है। मैं इस दुनिया के मुकाबले में तो हो सकता है कि मैं मिडवे ये मुकाबला जो है, क्योंकि रेस तो चल रही है ना जी, जो दुनिया की रेस है उसने तो मेरे बाद भी चलते रहना है, मैंने कहीं मिडवे ख़त्म हो जाना है। ऐसा नहीं कि हर रेस को मैंने पूरा करके ख़त्म होना है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर जो कुरान मजीद की बात है उसको भी दिल में उतारने की कोशिश करें कि दौड़ लगाने की का मैदान क्या है, और जबकि कंट्रोल में भी नहीं है कुछ। देखिए क्या कितना फ़र्क है। दुनिया में मेहनत करो, रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं है। उधर मेहनत करो, मेहनत का अजर पाओगे। इन नसायकुम काना मशहूरा, वो जो है ना कि तुम्हारी कोशिश रंग लाई है, ये कोशिश वहाँ पे रंग लाएगी। इस दुनिया में मैंने जो अर्ज़ किया, ये भी वन ऑफ दोज एलिमेंट्स है कि जिधर हम इसकी आजमाइश होने को फरामोश कर देते हैं कि मेहनत बड़ी की है, नतीजा ही नहीं निकल रहा, नहीं निकलना यहाँ पे नतीजा। और कई दफ़ा मेहनत के बगैर निकल आएगा और कभी नहीं निकलेगा। जो मर्ज़ी कर लें आप। अब इस पर लड़ना है तो लड़ लें, लेकिन किससे लड़ेंगे? दिस इज़ समथिंग वी हैव टू डिसाइड। आप बस सिंपली ये कहिए कि जी मैं इस गुफ्तगू में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसके नतीजे में ऐसा लगता है कि जो अल्लाह ताला को मेरी तरफ से तवाज़ो, आजिज़ी, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस पसंद है, दिस इज़ अगेंस्ट दैट। मैं ना तो ये समझता हूँ कि मेरे बच्चों ने जो कुछ किया है वो मेरी कोई उसमें कोई कारस्तानी है।
इट्स नॉट माई अचीवमेंट, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से जो हालात मैसर आए उसमें कर दिया। और कितनी ही जगह चांस का एलिमेंट मौजूद रहा। हर रोज़ जब हम घर से निकलते हैं बाहर, वापस आने में चांस का एलिमेंट मौजूद है। ये अल्लाह ताला ने आज तक दिया रखा, इसके नतीजे में इधर तक पहुँचे हैं, पता नहीं किधर तक और पहुँचना है उन्होंने। इसको मानते हैं? अगर मानते हैं तो कह दें। ये है जो मैं कह रहा हूँ। जी मैं समझ गया। मैं थोड़ी सी कुछ सेकंड में मैं थोड़ा अप्रोच ये भी लिया, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं अब यानी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप की बात करूँ, मैं एंड वाकई में अपने आप की बात कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करते कहता हूँ कि देखो ना, मुझे जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस है मेरी लाइफ में वो किसी और से डील करने में नहीं है, किसी और के बच्चों से, मुझे अपने ही बच्चों से सबसे ज्यादा चैलेंज है। मुझे यही प्रॉब्लम्स इतने हैं कि थका दे रहे हैं मुझे, लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूं इससे, लेकिन मैं इससे जूझ रहा हूं। So why don't we just बिल्कुल deal with our own instead of imposing on others, you राइट know? राइट। अब मैं कह सकता हूँ कि किसी भी सिबलिंग्स के बच्चों ने मुझे कभी भी इतना कुछ भी नहीं किया। मेरे ही बच्चों से मुझे चैलेंज होती है, मुझे उन्हीं की ग्रोथ सही बात। उन्हीं से फेस कर, वो मुझे जिस तरह जवाब देते हैं वो दूसरे नहीं दे सकते हैं, मुझे उसी से मुझे डील करना राइट, है। लेकिन मैं उनकी तारीफ दूसरों के बिल्कुल। सामने क्यों करूं फिर? थैंक यू वेरी मच मोहित साहब। जी सर, ये जो आपने लास्ट में कंपैरेटिव थिंकिंग का जो है सर आपने मेंशन किया है, सर इसको मुझे थोड़ा जरा एक्सप्लेन कर दें। मुझे इसकी मतलब ह्यूमैनिटी के साथ समझ में नहीं आया कि क्या रिलेशनशिप है, कैसे है। देखिए, जिस वक्त आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं ना अपने आप को, तो बेसिकली हम दो चीज़ों को मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि कैन यू कंपेयर अ बनाना विद एन एप्पल? मुश्किल हो जाएगा ना। आप उसको उसकी इंग्रेडिएंट्स, उसकी विटामिन्स कितनी हैं, ये सब चीज़ें तो कंपेयर कर सकती हैं, लेकिन इज़ दिस बेटर और इज़ दिस बेटर, ये तो टेस्ट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह से इंसान जो है वो यूनिक है। कंपैरिजन्स जब हम करते हैं तो हम असल में इंसान को इंसानियत से गिरा कर, तो असल में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ टू ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ अ कमोडिटी। दो चीज़ें बना रहे हैं। इंसान की यूनिकनेस है, अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी चीज़ में बेहतर बनाया है तो वो अल्लाह ताला ने बनाया है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं। इफ़ आई हैव सम स्ट्रेंथ तो वो खुदा की दी हुई स्ट्रेंथ है, इसमें मेरा कोई, मैंने तो उसमें पॉलिश किया है अगर ज़्यादा से ज़्यादा। और पॉलिश भी कैसे किया है? मुझे ज़िंदगी ने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं उसको पॉलिश करने के लिए। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया था कि बहुत सारे असातिज़ा मिले ज़िंदगी में, बहुत मिले, आपको भी मिले होंगे, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी की डायरेक्शन को पे अफेक्ट किया। आज जो कुछ हूँ, मेरा ख़्याल है कि उसमें उन लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा शामिल रही है मेरे लिए। जब मैं ये समझ लेता हूँ तो आपको भी असल में इसी तरह से आपने अचीव किया। जिस चीज़ में मैं बेहतर हूँ उसको अल्लाह का एहसान जानूँ, जिस चीज़ में मैं कमतर हूँ उसमें अल्लाह ताला का उसको कहूँ कि वो एहसान जाने, बजाय इसके कि उससे अपने आप को मुकाबला करके अपने आप को कमी का एहसास दिलाऊँ और फिर उसके बाद उसमें कुड़ना शुरू कर दूँ। ये जो कंपैरेटिव लाइफ है ना जी, ये हमारी तरबियत है, यानी वी लिव इन अ कंपैरेटिव लाइफ। सर मुझे लगता है कि मैं ये अक्सर जैसे करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली राइट, सर मैं एक जर्नी करते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ। तो अब ये है राइट, कि कुछ चीजें जैसे हाईलाइट हुई हैं तो समझ में आया कि ओ ये तो बड़ी गलत चीजें थी, इनको अपनाया हुआ था और इसको अब ठीक करना है। अब वो ये है कि उस पे खुद ने तो काम थोड़ा सा किया, लेकिन अब जब आप उसी फ्रेंड सर्कल में मूव कर रहे हैं और वही बातें आपको दूसरा जब आपके सामने उसी तरह से प्रेजेंट अप कर रहा है, अब वो कर रहा है, तो फिर अब आपको समझ में नहीं आता कि अच्छा ये गलत था, तो अब इसको कैसे फिर मेंशन किया जाए कि ये चीज गलत थी, इसको इसको ठीक करना है। कई तो दफ़ा बड़ा आप मुश्किल कहते हो हैं जाता कि है जी। नहीं, आप कहते हैं कि नहीं, अपना अपना तो हमने मतलब एक चीज हाईलाइट हो गई, उस पे काम भी शुरू हो गया थोड़ा, उस पे कॉन्शियस भी हो गए, लेकिन अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर हैं तो फिर आप उसको कैसे हाईलाइट करें, यानी उसको। नहीं, अभी आप उसको फोकस में ना लाएं। डोंट ब्रिंग दैट पर्सन इनटू योर फोकस। आपने जो करना है वो अपने आप को ठीक करना है, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप करनी है कि अगर ये बात ठीक है तो मैंने इससे निकलना है। देखिए, मैंने जब ये कहा था ना कि ह्यूमिलिटी और करेज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो उससे ये मुराद थी। ह्यूमिलिटी मुझे बता रही है कि ये ठीक है, और करेज मुझे बता रही है कि अगर ये ठीक है तो फिर मुझे करना है।
और ये अपने लिए अडॉप्ट करने। इसके नतीजे में कुछ लोगों को अल्लाह ताला ये तौफीक देगा, कुछ आपके सर्कल्स मौजूद हैं, कुछ आपके सर्कल्स वजूद में आएंगे, कुछ लोगों को अल्लाह ताला तौफीक देगा कि वो आपसे सीखें और आपसे असर ले लें, और कुछ लोग जो हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे कि ये तो अब हमारे काम की नहीं है। सो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ। जी सर, आपने एक पॉइंट इसमें ये बताया ना कि किसी को कोई फजल ही मिला होता है अल्लाह की तरफ से, तो हमें हसद तो नहीं होती, यानी वो हसद का एलिमेंट तो नहीं आ रहा। पहले तो इग्नोर ही करती थी, कोई ख्याल भी नहीं होता था ऐसा, लेकिन अब कुछ टाइम से मुबारकबाद दे देते हैं, खुशी भी होती है, लेकिन वो दिल दिल में जो आप कह रहे हैं ना, दिल में जो एक चीज होती है वो फील होना शुरू हुई है। और सर ये भी नोट राइट। किया कि किसी मतलब अगर 2-3% सेम है तो सबके साथ ये नहीं है, कोई एक ऐसा है जिसके साथ ऐसा ऐसा फील होता है। जो चीज़ मैंने अर्ज़ की ना जी, वो ये है कि ये इंडिकेटर्स हैं, और इसी वजह से मैं दूसरे के बारे में नहीं ये जज कर सकता। आपको ये महसूस हो रहा है कि आप किसी की कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे, तो इसको थोड़ी देर के लिए डिटर्मिन करें कि क्यों नहीं हो रहे। दिल में ग्रज है कोई, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या माफ़ नहीं कर पा रहे आप उसको, क्या आप ये समझते हैं कि उसको अपनी अपनी हैसियत से ज़्यादा मिल गया है, जितना मिलना चाहिए था उतना मिल गया है। ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं ये असल में या तो लैक ऑफ ह्यूमिलिटी की तरफ लेके जा रही हैं, और या फिर और कोई प्रॉब्लम है। यानी ये जो मसला है ये ठीक हो सकता है, इस तरह की बात नहीं है। आपको क्या करना है, और ये असल में सिर्फ आप ही कर सकती हैं। इट इज़ नॉट समथिंग कि जिसमें कोई देखने वाला आपको, अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी तो कोई भी दूसरा मैं अज्यूम कर लूँगा कि क्या वजह है, लेकिन आप मुझे ठीक ठीक बता सकते हैं। यानी आप अपने आप को ठीक ठीक ऑनेस्टी के साथ बता सकते हैं कि ये है प्रॉब्लम, और जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी उस वक्त रिजॉल्व भी हो जाएगी। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करूं, यानी ये यानी अभी रिसेंटली कुछ हो रहा है, पहले नहीं था, और सबके साथ भी नहीं हो रहा, कोई एक आध पर्सन ऐसा है जिसके साथ हो रहा है, और कोशिश भी कर रही हूँ, राइट, मैं दुआ भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो एक दिल में खलिश सी क्यों रह रही है, वो साफ क्यों नहीं हो रही। इसको आइडेंटिफाई कर लें। ये आइडेंटिफाई तो रिफ्लेक्शन से ही होगा। आप ये देखिए कि क्या मुश्किल क्या है मेरी, मैं क्यों नहीं ये एक्सेप्ट कर पा रही कि इस वक्त अल्लाह ताला उसको इस आजमाइश में डालना चाहते हैं। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ मुझे कंपैरिजन विद मी। इंडिपेंडेंटली खुदा उसको अगर कुछ दे रहा है तो इस वक्त ना तो वो किसी चीज़ का फल है ना अजर है, वो तो एक आजमाइश है। इस वक्त अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि उसको इस आजमाइश में डालें, और मैं इस पर राज़ी क्यों नहीं हो रहा। इस पर सोचिए, इस पर सोच के अगर पसंद करें यू कैन सेंड मी अ मैसेज, मुझे अपने अगर पर्सनली बताना चाहें तो वो बता दें, अगर आप नेक्स्ट टाइम ग्रुप में शेयर करना चाहें तो ग्रुप में कर लें। इंशाल्लाह वी विल डिटर्मिन द रीज़न। अगर आप इसके लिए तैयार हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो ये रिफ्लेक्शन आप ही का है। रिफ्लेक्शन तो असल में आप ही ने करना है कि क्या वजह है। इसी वजह से मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे अपेरेंट बिहेवियर्स हैं। दूसरे के बिहेवियर को अगर मैंने जज कर लिया तो उसके नतीजे में गलती खा जाऊंगा, लेकिन अपने को मैं देख सकता हूँ ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये बड़ी अच्छी मिसाल दी है आपने। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप कुरेदेंगी अपने अंदर और रिफ्लेक्ट करेंगी तो यू विल गेट टू द राइट रीज़न, और फिर उस रीज़न को हम देख लेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपनी गुफ्तगू में अक्सर ये जिक्र फरमाते हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हमारे जो हमारा करने का काम है वो ये है कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। सूफीज़म में भी सर बिल्कुल सेल्फ की नफ़ी की जाती है, और फिर आगे फर्दर इसको लेकर जाएं तो फ्री विल पर भी ये सवाल उठता है कि क्या हमारी सोच भी अपनी है या नहीं। सर इस पे तबसरा फरमा दें। राय दे दूं, या मतलब देखिए मैं तो सेल्फ़ की नफ़ी कर ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं करता। मेरे ख़्याल में हमें अपने सेल्फ़ को पाकीज़ा करना है। इसमें एक चीज़ प्री रेक्विज़िट है इसका कि वो सेल्फ़ मौजूद है जिसको पाकीज़ा किया जाएगा। एक चीज़ तो मैं इसको ठीक नहीं समझता, अल्लाह ताला ने हमको बनाया है एज अ सेल्फ़। जो मैं हूँ मुझे उसका तज़किया करना है, और जितना तज़किया करने के लिए इख्तियार मिलने की ज़रूरत थी अल्लाह ताला ने वो दे दिया। सिचुएशन ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़रूरी क्या नहीं, ये ज़रूरी था कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में ना हो, और ये ज़रूरी था कि मेरे कंट्रोल में उस सिचुएशन को रिस्पॉन्स हो। ये चीज़ मौजूद है।
और यही वो इख्तियार है। उस इख्तियार की लिमिट मेरे नज़दीक ये है कि मैं हर सिचुएशन में, अच्छी है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तकलीफ़ दे है, हर सिचुएशन में अपने अपने रिस्पॉन्स के ऊपर पूरा इख्तियार रखता हूँ। और ये इख्तियार है जिसका इस्तेमाल मेरा तज़किया करेगा। इट इज़ नॉट द सिचुएशन। ये बात ज़हन में रखिएगा, बिकॉज इसमें बहुत गलत फहमी है जी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम ये समझते हैं कि जिसके ऊपर ज़्यादा मुश्किल आ रही है वो असल में बेहतर है। नहीं, ये कोई लाजिम नहीं है। असल में उसका रिस्पॉन्स उसको बेहतर बनाएगा। जी सर, ये आपकी बात वाज़ेह हो गई, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि हमारा दिमाग काम करता है। क्या हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि जो अगली, जो नेक्स्ट थॉट है मेरी, वो उस पे मेरा इख्तियार है, वो क्या होगी? नहीं, थॉट्स जनरेट भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास ये टूल्स मौजूद हैं कि जिसके साथ हम अपनी थॉट कंट्रोल के ऊपर कुछ ना कुछ काबू पा सकते हैं। उस थॉट कंट्रोल के टूल्स को प्रैक्टिस करना, ये भी आपका इख्तियार ही है। आपने डिसाइड करना है कि प्रैक्टिस की जाए या ना की जाए। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो असल में तो हमारे पास रिस्पॉन्ड करने का, अच्छा, रिस्पॉन्ड करने के भी कुछ दायरे हैं। व्हाट डू आई वांट टू डू, व्हाट विल आई डू, क्या मुझे वो करने दिया जाएगा? मिसाल के तौर पर ये बात कि मैंने रिस्पॉन्स ये करना था कि मैंने एक सच्ची गवाही दे देनी थी जाके, लेकिन वो जो मेरे दुश्मन थे या जिनके ख़िलाफ़ देनी थी, उन्होंने मुझे रास्ते में गोली मार दी। तो यहाँ पर तो लग रहा है कि इख्तियार वो भी नहीं है। नहीं, मेरा इख्तियार जितना था वो मैंने यूज़ कर लिया। यही मैंने कहा है कि आपने असल में एफ़र्ट है। जब मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि मुझे इख्तियार हासिल है रिस्पॉन्ड करने का, तो उसमें भी एफ़र्ट ही है। मेरे पास इख्तियार है कि मैं टाइम पर उठ जाऊँ, लेकिन मैं सजदा रेज़ भी हो जाऊँगा। पता नहीं इतनी सांसें इजाज़त देंगी या नहीं देंगी, कुछ नहीं पता। जब तक है ये इस इख्तियार को यूज़ कर सकता हूँ, बस इतनी बात है। दिस इज़ इट। और इसके लिए ये जो जन्नत का रास्ता है, इसके लिए ये काफ़ी है, ये किफ़ायत करता है। ये है जो जो बेसिक पैगाम है। इसमें सेल्फ़ की नफ़ी बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ आप देखिए, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि आपका काम ये है कि आप मेहनत कीजिए, एग्ज़ामिनर का काम ये है कि उसने आपको इम्तिहान में नंबर देने हैं, इसमें क्या गलती है? इसमें सेल्फ़ की नफ़ी तो नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका काम है कि आपने मेहनत करनी है। अच्छा, हो सकता है कि वो जो कुछ मेहनत की है आपने, वो इस तरह टेढ़े पेचीदा किस्म के सवालात आ जाएं कि फिर भी ना हल हो सकें, तो कोई बात नहीं, दिस इज़ लाइफ। मुझे इस चीज़ को समझना है कि मेरा काम फिर भी अगली दफ़ा फिर मेहनत ही करना है। जी सर। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सर। जी। जी आसिफ अमीन साहब, अब आप सवाल अपना पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। आज बात हुई सटल इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, और आपने हमें बताया कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप ये चेक रख सकते हैं कि आप ह्यूमिलिटी जेन्युइनली आप में है या आप में उसकी कमी पाई जा रही है, और जिस पे ख़ास तौर पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अ, और आखिर में आपने एक बहुत अच्छी बात की कि ये मेरे लिए है, ना कि दूसरों को जज करने के लिए। अ, राइट। मेरा ख्याल है कि इस बात को ना बहुत हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि जब भी कोई बात हमारे सामने आती है, तो वो हमें अपने अंदर झांकने की बजाय हम ये देख रहे होते हैं कि अच्छा, हाँ, फलां में ये बात इसी तरह से पाई जाती है, और ये वो लैक कर रहा है, एटसेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं अगेन कहूँगा कि इसको अ, हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि ये सब बातें जो हम यहाँ सीख रहे होते हैं, ये हमारे लिए होती हैं, ये दूसरों को जज करने के लिए नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात एक और हमारी एक पार्टिसिपेंट ने की प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर, कि हमें तो कहा जाता है कि आप अपने जो सलाहियतें हैं उनसे बढ़ के उनको प्रोजेक्ट करें। तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हमारी जो है वो competitive होती है। ये ऑफ कोर्स ये एक फैक्ट है, वो कोलैबोरेटिव नहीं होती, competitive होती है, और हमें उसी के अंदर फिर सरवाइव भी करना होता है। और एक competitive एनवायरनमेंट के अंदर लेट्स से दो मैनेजर्स हैं और बॉस उनसे पूछता है कि आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एक मैनेजर उसका ये जवाब देता है कि
मैं बेस्ट एफर्ट करूँगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं इसको कामयाबी से कर लूँ। लेकिन दूसरे का जवाब ये होता है कि ये मैं कर लूँगा, मेरे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, एक्चुअली हो सकता है कि जो दूसरे वाला है वो उतनी एफर्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन उसने अपने आप को प्रोजेक्ट ऐसे किया कि वो प्रोजेक्ट विन कर लिया, और बॉस की नज़र में समहाउ एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो किया और कामयाबी हासिल करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि ह्यूमिलिटी में यहाँ हमें बहुत बैलेंस लाने की भी ज़रूरत होगी। इस पे आपके कमेंट चाहूँगी। ज़रूर जी, थैंक यू। मुझे आपकी ये बात करते हुए वो वाक़या याद आ गया कि जो मैंने तारीख़ में पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरे सामने अगर कोई मुकदमा पेश हो तो ये ना समझना कि मैं खुदा की तरह बिल्कुल ठीक ठीक फ़ैसला कर सकता हूँ। एक आदमी मेरे सामने आए और मुझे अपनी चर्ब ज़ुबानी से मुतासर कर ले, तो ये हो सकता है कि मेरी तरफ से गलत फ़ैसला हो जाए, लेकिन मैं जानबूझ के कभी गलत फ़ैसला नहीं करूँगा। सिचुएशन ये है कि ज़िंदगी हमको बारहा इस तरह के दो राहों पर खड़ा करेगी। यही तो टेस्ट है जी, दिस इज़ प्रिसाइसली द टेस्ट। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो बात है ना कि हम अपनी प्रेजेंटेशन इस तरह कर लें कि जिसके नतीजे में वो कॉन्फिडेंस शो करें, ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ चेन। ये मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ। मैंने कॉन्फिडेंस ये शो किया कि मैं ये कर लूँगा अचीव, और किसी वजह से, मेरी प्लानिंग की गलती की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर सका। तो मैं आपको बताता हूँ जो नेचुरल इसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि जब मेरा मुहासबा किया जाएगा तो मैं असल में आई विल ट्राई टू फाइंड द रीजंस ऑफ द फेलियर आउटसाइड माई सेल्फ इवन इफ़ दे आर नॉट ट्रू। तो ये एक चेन चलती है, ये एक चेन चलती है कि जिसके नतीजे में अब आपको उस चीज़ को डिफेंड भी करना है। मेरा अपना ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि मैंने बहुत सारी जगहों पर ये बात कि जी इसकी कोशिश कर लेते हैं। और ये जो दूसरी बात आपने कही, ये लाजिम नहीं है बयान करनी। हर दफ़ा ये लाजिम नहीं होता कि बयान की जाए कि रिज़ल्ट्स के मैं गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई पूछता है तो बता दें कि पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो अच्छे नताइज भी निकल आएंगे। इसको अगर आप इस ह्यूमिलिटी के साथ रखेंगे तो इस सोसाइटी की नॉर्म ये नहीं है। मैं ये मान रहा हूँ कि नहीं है, और ये कभी भी किसी सोसाइटी की नॉर्म नहीं रही। हमारी सोसाइटीज़ में ये चीज़ पसंद की जाती थी कि हम अपनी बात को असर्ट करके ये क्लियरली बताएं कि मैं ये कर दूंगा। नहीं, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं इसकी कोशिश कर सकता हूँ और मैं अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर निकल आएंगे अगर अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी होगी। जब आप इस जगह पे खड़े होते हैं तो सम पीपल आर नॉट गोइंग टू लाइक यू एंड सम पीपल विल फॉल इन लव विद यू। दोनों ही हो जाते हैं। It might be that, you know, for the last 10 days, last 2 years, I have not been meeting people who like this presentation of humility, but I can assure you that there are many people who would like it, who would love it, कि जो कहेंगे कि ये ठीक है। मेरा ख्याल है कि इस पे भरोसा किया जाए। मेरे से आप पर्सनली पूछें कि जो आदमी ये बयान कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकता। मेरे अपने दोस्तों को भी हमेशा मशवरा करता हूँ कि इस हम्बलनेस के साथ खड़े हों कि हमने पूरी कोशिश करनी है और हमने इस रास्ते पर हर कदम रखकर उसके बारे में उससे अपनी इम्प्रूवमेंट भी करनी है। लेकिन नताइज कब निकलने हैं क्लियरली, जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा बयान करता हूँ वो नेचुरल फिनोमेना है। किसान ये कह दे कि भाई गारंटी है जी फसल आएगी आएगी, कैसे कह सकता है वो? बिल्कुल इसी तरह से मिसाल के तौर पर अपनी चाइल्ड रेयरिंग में, अपने बच्चों की एजुकेशन में ये कैसे कह सकते हैं? मतलब आप सख्ती से बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं, इंटेलिजेंट कैसे बनाएंगे? गौर करने का कैसे तरीका सिखाएंगे? हाउ विल यू मेक देम वांट टू लर्न? ये चीज़ें तो हम पैदा ही नहीं कर सकते। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं कि जिसके बारे में हमें ये डिसाइड करना है कि रियलिज़म क्या है। प्रॉब्लम ज़िंदगी में हमेशा प्रिंसिपल सेंटर्डनेस में जो प्रॉब्लम पैदा होगी ना जी, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ क्या होगी। वही आजमाइश है, और वो प्रॉब्लम ये है कि दिस इज़ नॉट इन डिमांड ऑलवेज, बट बिकॉज द अदर थिंग इज़ ऑल्सो समटाइम्स कंडेम्ड, तो हमें वो फील नहीं होता, क्योंकि वो जो इसको आप कहते हैं ना कॉन्फर्मेशन बायस है हमारे अंदर। हमें देखते हैं कि नहीं, बहुत सारी जगहों पर ये रिजेक्ट हो जाता है, तो हम इसको फिर वी इग्नोर इट। हकीकत ये नहीं है।
आप यकीन रखें कि पीपल वुड सम पीपल वुड नॉट लाइक इट। किसी ने कहा ना कि आप जो मर्जी दुकान खोल लें, आपको मार्केट मिल जाएगी। कुछ लोगों के कम कस्टमर्स होंगे, कुछ के ज़्यादा होंगे, लेकिन मिल जाएगी, इतनी हो जाएगी कि आप पूरी कर लेंगे अगर आप ध्यानदारी से करते रहें काम। तो आपने अगर मार्केट जो अपनी दुकान खोलनी है वो अच्छाई की खोलनी है, तो फिर उससे ये तकाज़े हैं, ये कुर्बानियाँ हैं जो हम इस रास्ते में हमें देनी पड़ती हैं। बट दैट वोंट इम्पैक्ट योर लाइफ, आई कैन अश्योर यू। वो आजमाइश उतनी आएगी जितनी अल्लाह ताला आपको देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर उस सूरत में आजमाइश यही है कि आप अपने आप को अगर जेन्युइनली प्रोजेक्ट करके कुछ पीछे रह रहे हैं तो दैट्स ऑल राइट, इंस्टेड कि आप ओवर प्रोजेक्ट करके कुछ अचीव करने जा रहे हैं। मैं एक चीज़ वाजे कर दूं जी, मैं अभी ना तो अमल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिसाइसिवली ये कह रहा हूँ कि ये करें या ये ना करें। आप वो करें जो आपका दिल मानता है कि ये ठीक है। अगर आपको कल जब नताइज ना निकले तो आप ये कह देंगे हाँ मैं बिल्कुल गलत था, आई वॉज 100% रॉन्ग, मैं नहीं निकाल सका नताइज, इसलिए क्योंकि मैंने ये 50,000 चीज़ें जो थीं जो मेरे काबू में नहीं आई वो उस वक्त फोर्स ही नहीं की थी। ये कह दें, फिर उस वक्त सच बोल दें। हकीकत ये है कि अगर आप ये हकीकत समझते हैं, दो चीज़ें हैं जी। ह्यूमिलिटी इज़ अ माइंड सेट। मैंने ये उस पिछली दफ़ा भी कहा था ना, ये माइंड सेट है। इट इज़ नॉट अबाउट वॉट यू डू उसके अंदर करेज शामिल होती है। ये है जो कॉम्प्लीमेंट्री बनाती है इन दोनों को। ह्यूमिलिटी ये बताती है कि सच्चाई क्या है, ठीक क्या है, रियलिज्म क्या है, कितना कंट्रोल मेरा है, कितना कंट्रोल मेरे से अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स का है, जिसको आप जो मर्ज़ी कहें, मतलब अल्लाह ताला का कंट्रोल कितना है, और इसको एक्नॉलेज कर लूँ मैं। अब ये जो एक्नॉलेज कर लूँ है, ये असल में सिर्फ ह्यूमिलिटी नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट करेज का है। दोनों में फ़र्क ये है, ये एक अंदर की चीज़ है, एक बाहर की चीज़ है।